दोस्तों, एक नौजवान लड़का अपने भाई के ससुराल जाता है और वहां पर जाकर पूरे गांव को अपना ससुराल समझने लगता है। वो एक ऐसी लड़की को दिल दे बैठता है कि जो लोगों की नज़र में प्यार करने के काबिल थी ही नहीं। उसके ऊपर हत्याओं का जुर्म था। वो कई साल जेल की सजा काट कर आ चुकी थी, लेकिन ये उसकी खूबसूरती, उसकी मासूमियत के पीछे दीवाना हो जाता है। और वो लड़की ऐसी थी कि उस गांव में जितने भी उसको जानने वाले थे, आसपास के लोग उससे दूर ही रहते थे। लड़के उसके रास्ते, उसको देखते ही रास्ता छोड़ देते थे। कोई उससे बात नहीं करता था। दोस्तों, बिल्कुल सबसे अलग थलग रहती थी। लेकिन इन सब चीज़ों से बेखबर दोस्तों ये लड़का उससे उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन अंत में उसके साथ जो भी कुछ होता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की। एक लड़का जिसका नाम मंगल होता है। मंगल अपने भाई के ससुराल जाता है अपनी भाभी को लिवाने के लिए, क्योंकि उसका भाई जो है वो परदेश में कमाता था। तब वहाँ पर जब जाता है तो उसके मायके वाले कहते हैं कि भैया अभी 2-3 दिन बाद भेजेंगे। वो कहता है फिर मैं क्या करूँ, अब फिर 2-3 दिन बाद आऊँ। वो कहते हैं आना क्या है, भाई की ससुराल है, पहली बार आए हो तो यहीं पर रहो, खाओ पियो घूमो, और उसके बाद 3 दिन के बाद लेकर चले जाना। अब दोस्तों वो वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन अब उसका वहाँ पर टाइम पास होता नहीं है। कभी चौराहे पर, कभी इधर उधर। वो किसी को जानता नहीं था, कोई उसे नहीं जानता था, अपनी भाभी के सिवा किसी को नहीं जानता था वहाँ पर। तो वो जो है अपना टाइम पास करने के लिए बस इधर उधर घूमता रहता था। गर्मी का महीना था, दोपहर में अक्सर लोग गर्मी में सो जाते हैं। तो एक दिन अब वो अकेले, उसका मन नहीं लग रहा था, तो फिर गर्मी से राहत पाने के लिए गांव के बाहर एक बड़ा सा बगीचा था, उस बगीचे में चला जाता है। बगीचे के बगल पोखरे पर देखता है कि एक लड़की जो है वो कपड़े धो रही है, खूबसूरत सी लड़की। उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है। सोचता है यार चलो कुछ भी हो, मेरी साली ही लगती होगी, और चलो बातचीत किया जाए, क्या पता पट ही जाए। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो उसके करीब पहुंच जाता है। उस लड़की का नाम सुनीता होता है। उसकी उम्र 25-26 साल की होती है। वो उसको देखकर मुस्कुराता है। सुनीता भी उसे देखती है, तो वो कोई रिएक्शन नहीं करती। फिलहाल ये बातचीत की शुरुआत करता है और कहता है कि ये नदी गहरी है क्या। अब दोस्तों सुनीता वो ऐसी बात बोल देता है कि सुनीता को बोले बिना रहा नहीं जाता। वो कहता है दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये नदी है या क्या है। कहता है कि यार मुझे नहीं पता, बता दो ये क्या है। कहती है कि किस दुनिया से आए हो, आपको यही नहीं पता ये क्या है। कहता वाकई में नहीं पता है। कहती है ये पोखरा है और इसमें जो ये भरा है ना, ये पानी है। वो कहता है अरे इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मजाक कर रहा था, मुझे ताल पोखरे नदी सब पता है, और बताओ क्या हाल है। कहती है किसका हाल बताऊँ। कहता है कि अपना ही बता दो क्या हाल है, मुझे जानती हो। कहती है नहीं, कौन हो तुम। कहता है कि वो मेरे भाई के यहाँ पर ससुराल है, उसके भाई का नाम बिलास होता है। कहती है वो जो मीरा देवी है ना, मीरा को जानती हो, वो मेरी भाभी है। तो कहती है कि हाँ जानती हूँ। कहता हाँ तो मैं उनका देवर हूँ, और ये गहरा है क्या, इसमें नहाया जा सकता है। कहती हाँ नहा लेना, लेकिन सोच समझ कर इसमें घुसना, क्योंकि बहुत गहरा है, डूब भी सकते हो। कहता है अगर मैं डूबने लगूंगा तो बचाने वाली तो है ही है, तुम तो बचा ही लोगी। कहती है क्यों, मैं क्यों बचाऊंगी। वो कहता है कि क्यों, रिश्तेदार हैं भाई हम, और मुझे तो आपका फर्ज बनता है बचाना। कहती हाँ दामाद हो इस गांव के, तभी तो ताल पोखरे में पता नहीं चल रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद दोस्तों अब उससे जो है वो बातें करता रहा, जो भी वो पूछता वो जवाब देती रही। धीरे धीरे वो जो है काफ़ी घुल मिल जाता है वहाँ पर। 1 घंटे वो बैठा रहा। फिलहाल वो कपड़े धो लेती है। उसके बाद उसको नहाना था, तो कहती है रिश्तेदार जी अगर आप मेहरबानी करके चले जाएं तो मैं नहा लूं। वो कहता है क्यों नहाओ, मेरे रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। कहती है नहीं ऐसे मैं कैसे नहा लूँ। कहता मैं नहीं जाऊँगा। कहती है ठीक है मत जाओ, मैं बिना नहाए ही चली जाती हूँ। कहता है ठीक है नहा लो। उसके बाद दोस्तों अब जो मंगल था
वहाँ से चला जाता है और फिर उसके बाद वो अपने भाभी के घर चला जाता है। लेकिन अब वो उसे भूल नहीं पाता, उसी को ताड़ता रहता है कि वो कौन है और कहाँ रहती है, इस गांव के किस कोने में रहती है, और किसी से कुछ कह भी नहीं पाता, पूछ भी नहीं पाता कि वो कौन है। फिलहाल दोस्तों अब उसे जो है रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन फिर जब वो पोखरे पर जाती है और उससे पहले वो बाग में पहुंच जाता है, उसका इंतज़ार करता है। कुछ देर बाद उसे आती हुई दिखाई देती है। उसे देखते ही कहता है, अरे आ गई, कितनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार करते करते थक गया। वो मुस्कुराती है, कहती 2 ही 4 घंटे में थक गए, इतनी ही आपकी वो है। कहता है कि नहीं यार, वाकई में बहुत देर से मैं और तुम्हारा ही रास्ता देख रहा था। कहती है तो अब जा रहे हो? कहता नहीं, अब तुम आ गई हो तो मैं किस लिए जाऊं। कहती है ठीक है, फिर आ जाओ पोखरे के किनारे। अब दोस्तों फिर वो जाती है, वहाँ पर कपड़े धोती है और आज जो है थोड़ा और फ्रैंक हो जाता है, क्योंकि अभी से पता चल गया था कि हाँ, जो मैं बात करता हूँ उसका ये जवाब देती है, और जो मेरे तरफ से है शायद इसके तरफ से भी कुछ ऐसा ही है। तो वो कहता है कि आज तक मैंने जो है और ऐसे किसी लड़की से बात नहीं किया था, और तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मैं। और कल जो है मुझे रात भर नींद नहीं आई, तुम्हें ही सोचता रहा। वो कहती है अच्छा जी, ये सारा कुछ कहता गया। कहता है कि पहले मैं किसी से बात करता था, मुझे बहुत डर लगता था, ये सारी चीज़ें उससे कहता है। कहती है मुझसे डर नहीं लगता? कहती है कि वो कहता है कि नहीं, तुमसे डर नहीं लग रहा है, पहले डर लगता था लेकिन आज नहीं लग रहा है। उसके बाद बहुत देर तक बातें करी, वो कपड़ा वपड़ा धो ली, फिर उसकी नहाने की बारी आई तो सुनीता उससे कहती है ठीक है अब जाओ, मुझे नहाने दो। वो कहता है नहीं, आज क्यों जाऊँ मैं? कहती है कि नहीं जाओगे, मैं नहाऊंगी ही नहीं। फिलहाल वो चला जाता है, लेकिन जाते जाते उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने शादी की बात करूँगा, तुमसे अपनी शादी की बात करूँगा और जाकर मैं अपने भाभी से बोलूँगा, उनके माता पिता से बोलूँगा। वो कहती है मेरे बारे में भी बताया नहीं क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने? बोला नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। बोली पूछे नहीं? बोला क्यों पूछूं, किससे पूछूं, पूछना क्या है? उसके बाद कहती है ठीक है, लेकिन कल भी ये बात याद रखोगे, शादी वाली बात? कहता हाँ बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है। लेकिन जाने के बाद अब जो उसकी भाभी थी वो कहती हैं कि कहाँ रहते हो, दिन भर तुम्हारा पता नहीं रहता है और घर पे रहते नहीं हो। तो वो बात बता देता है कि भाभी आपके गांव की एक लड़की है और ऐसे ऐसे मुझे पसंद आ गई है। वो कहती कौन लड़की है, कैसे मिल गई तुम्हें? बता देता है कि वो पोखरे पर जाती है, ऐसे ऐसे है। अब दोस्तों इतना सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये सुनीता की बात कर रहा है। वो कहती है क्या बात कर रहे हो, तुम जानते हो भी हो उस लड़की के बारे में? वो अपनी माँ को बुलाती है और कहती है कि मम्मी बताओ, ये सुनीता के चक्कर में पड़ गए हैं। अब वो सुनती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहती बाबू ये क्या कर रहे हो आप, पहले जान समझ लेना चाहिए कौन कैसा है। वो कहता है क्या बात है, आखिर आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? अब दोस्तों जो सुनीता की कहानी थी, बड़ी अजीबोगरीब कहानी थी, बड़ी दुख भरी कहानी थी। दरअसल वो बहुत गरीब परिवार से थी, छोटी बिरादरी से भी थी, और उसी के गांव के 2-4 किलोमीटर दूर एक दूसरा भी गांव होता है, और उसी गांव का एक दबंग आदमी जिसका नाम बालकेश्वर होता है, उसका एक बेटा जिसका नाम कुंदन होता है। कुंदन दोस्तों उसके पीछे पड़ा रहता है, वो उसे भाव नहीं देती। एक दिन वो अपने जानवरों के लिए चारा काटने गई थी तो उसे उठा लेता है और उसके साथ गलत काम कर देता है, दुष्कर्म कर देता है। और इस बात से वो काफ़ी आहत हो जाती है। ऐसा पहले भी उसने गांव की एक लड़की के साथ किया था, लेकिन उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। तो इसीलिए वो अपने माँ बाप के पास ना आकर, अपने घर ना आकर, सीधा वहीं से वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अब पुलिस में शिकायत करती है तो जाहिर सी बात है इसकी गिरफ्तारी होती है। जब इसकी गिरफ्तारी होती है तो दोस्तों अब ये बात बालकेश्वर को हजम नहीं होती। उसकी साख को बट्टा लगता है और इस बात से इतना बौखला जाता है कि सुनीता के परिवार के ऊपर दबाव डालता है, धमकी देता है।
सुलह करने की बात करता है। परिवार वाले जब नहीं मानते, सुनीता नहीं मानती, तो इतना वो दबाव बना देता है कि इसके पूरे परिवार पे जान का खतरा बन जाता है। वो कहता है कि कोई नहीं बचेगा, सोच लो अगर मेरा बेटा जेल में रहा तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा, और अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो मैं बस यही करूँगा, अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी कर दूंगा। दोस्तों, उसकी ताकत के सामने इन लोगों को झुकना पड़ता है, मजबूर हो जाना पड़ता है। फिलहाल सुलह करते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब जो शादी करने की बात कर रहे हो तो हम आपके बेटे से सुनीता की शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बालकेश्वर कहता है कि जो भी हो शादी तो करना ही पड़ेगा। अगर मेरे बेटे ने गलती की है तो शादी तो हम करेंगे और इसको ले जाएंगे अपने घर। दोस्तों, इस पर भी वो मजबूर कर देता है। 4-6 लोगों के सामने एक मंदिर में औपचारिक रूप से शादी करता है। लेकिन शादी तो एक बहाना था। शादी के बहाने दोस्तों सुनीता को अपने घर ले जाना चाहता था ताकि उसे यातनाएं दे सके, उससे बदला ले सके। वहां पर जाने के बाद दोस्तों कुंदन तो पहले उसे बुरी तरीके से पीटता है। उसके बाद जो है उसकी इज्जत को, अब पत्नी थी, तार तार करता है। फिर उसके अगले दिन दोस्तों उसके साथ वही काम बालकेश्वर भी करता है, यानी कि सुनीता का ससुर भी करता है। जब ये सारा चीज उसके साथ होता है दोस्तों, वो टूट जाती है। जान देने का उसका मन करता है, लेकिन अब जान देने से कुछ होने वाला नहीं था। वो वहां से चली आती है, अब की बार पुलिस में भी नहीं जाती, घर पर आती है चुपचाप। और उसके बाद दोस्तों इटावा जिले के आसपास चंबल के बीहड़ हैं, चंबल घाटी हैं, वहां पर ग्रामीणों को सब पता रहता है कि जो डाकू लोग हैं, गिरोह के जो दस्यु लोग हैं, वो कहाँ पर रहते हैं। वो जाती है गिरोह के पास और वहाँ पर अपनी आप बीती सुनाती है। वहाँ पर एक महिला होती हैं गिरोह की, उनसे कहती है कि मैं जो है आप लोगों के साथ शामिल होना चाहती हूँ, मुझे ऐसे से बदला लेना है। दोस्तों ये कहानी है 2007-8 की। लेकिन जो वो मैडम थी, जो डाकू थी, कहते हैं बेटा ऐसा है, डाकू बनने में बड़ी जद्दोजहद है, जिंदगी नर्क बन जाती है, जंगल में रहो, भटको, पुलिस वाले पीछे पड़े रहते हैं, कब जान चली जाए कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए तुम ये काम मत करो, मैं एक दूसरा रास्ता बताती हूँ। दोस्तों उसे एक तमंचा देती हैं, वहीं पर प्रशिक्षण देती हैं। 2 घंटे तक वो उसको जो है फायर करना सिखाती है, 1-2 फायर अपने सामने करवा के भी देखती है। उसके बाद कहती है अब जाओ और उन बाप बेटे दोनों का काम तमाम करके आना, मेरा आशीर्वाद है। अगर मैं चाहती तो ये काम हम लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पता नहीं चलेगा लोगों को कि उनकी गलती क्या है। लोग यही समझेंगे कि वो मासूम ग्रामीण वाले थे और हमने उनको मार दिया, और पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी तो हमारा जीना जो है वो वैसे ही हराम है और भी हराम हो जाएगा। तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, और ये काम जो है करके फिर मुझसे मुलाकात करना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पुलिस पकड़ेगी, आत्मसमर्पण कर देना, 6-7 साल तुम्हारी सज़ा होगी, उसके बाद बाहर आ जाओगी। और उसके बाद अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 19-20 साल की है। उसके बाद कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगा, उसके साथ शादी कर लेना, नॉर्मल लाइफ बिताना, और इन सब चक्कर में मत पड़ो, बीहड़ों के चक्कर में मत पड़ो। अब दोस्तों कहती है ठीक है, वो तमंचा लेती है, अपने पास रख लेती है, जाती है और फिर चुपचाप अपने ससुराल जाती है। वो लोग कहते हैं कहाँ चली गई थी, फिलहाल कहना क्या था, माफ़ी मांगती है। कहती है अब आप लोग मुझे जैसे भी रखोगे, जहाँ भी रखोगे, मैं वैसे उसी हालत में रह लूँगी। वो लोग तो खुश होते हैं कि ये होता है पावर। लेकिन दोस्तों उसका इरादा कुछ और था, उन लोगों को पता भी नहीं चलता। उस रात जब आधी रात को जो कुंदन था गहरी नींद में सोया था, दोस्तों तमंचा निकालती है और फिर सीधा उसके छाती पर धाएं, उसका काम तमाम हो जाता है। जब वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है तो उसका जो पिता था, बाप था बालकेश्वर, कानों में आवाज़ पड़ती है। वो सोचता है
कि शायद उसके बेटे ने फायर किया है। वो दौड़ा दौड़ा दरवाजे की तरफ आता है, दरवाजा पीटने लगता है, कहता कुंदन ये क्या किया तुमने। लेकिन दोस्तों कुंदन तो खत्म हो चुका था। सुनीता जो है दरवाजा खोलती है और जैसे ही बालकेश्वर सामने पड़ता है उसके ऊपर भी धाएं, उसका भी काम तमाम। दोस्तों अब जो परिवार की महिलाएं थी चीख पुकार मच जाती है। उसके बाद पुलिस आती है, उसे हिरासत में लेती है और वो अपना सारा जुर्म कबूल कर देती है कि हाँ मैंने ही किया है और इसीलिए मैंने ये किया है। फिलहाल दोस्तों अब उस पर मुकदमा चलता है और कार्रवाई होती है। उसे 3-4 साल की सज़ा होती है, 3.5 साल की। और उसके लिए जो ये मैडम थी चंबल वाली, कुछ पैसा मुहैया कराती हैं, वकील वगैरह करती हैं, केस लड़ता है, जेल में जाकर उससे मिलती भी हैं वो। और जब 3-3.5 साल बाद वो जेल से बाहर आती है, तब दोस्तों उसका खौफ इतना था कि गांव वाले उससे बात नहीं करते, क्योंकि जब वो बाहर आती है तो जो मैडम थी उन्होंने गलती ये कर दी कि 2-4 और लोगों को लाकर, अपने गिरोह को लोगों को लाकर उसको सम्मानित करती हैं, माला वगैरह पहनाती हैं गुपचुप तरीके से। और सब लोग ये समझ लेते हैं कि अब इसका जो है डाकुओं के साथ उठना बैठना है। और वो उसे समझाती हैं कि बेटा अब तुम्हारा काम हो गया है, तुम अपनी कहीं ज़िंदगी बसा लेना। लेकिन दोस्तों उसकी ज़िंदगी और नर्क बन जाती है। कोई उससे बात नहीं करता, गांव वाले उससे बात नहीं करते। कोई लड़का जो है उससे डरता था, दूर भागता था। वो क्या करे। वो दोस्तों ऐसे ऐसे करके 1.5-2 साल उसका समय गुजर गया। तब जाकर जो मंगल था दोस्तों वही उस गांव में आया था। अब जब वो ये कहानी सुनता है दोस्तों तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। और उसकी भाभी और उसके भाभी की माँ कहती है बेटा बहुत खतरनाक है, तुमने बहुत बड़ी गलती करी। अब तुम जो है कल चले जाना यहाँ से और फिर कभी इस गांव में दिखाई मत पड़ना। लेकिन दोस्तों वो सोचता है, उसका दिल नहीं मानता। वो सोचता है चलो मैंने उसकी मासूमियत को देखा, अभी तक तो मैं सोच रहा था कितनी मासूम है, लेकिन अब उसे इस रूप में वो देखना चाहता था। सोच रहा था एक बार उससे जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों फिर वो उसी बाग में चुपके से, जब सारे लोग सो गए थे, सबको पता था अब ये कहाँ जाने वाला, बाग में चला गया। वो जो है आई नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद सुनीता आती है। लेकिन आज उसका रूप एकदम बदला हुआ था। अच्छे से कपड़े पहने थे और लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई थी, एकदम सज सवर के आई थी। सुंदर तो थी ही, आज एक और भी सुंदर एकदम से लग रही थी। जैसे वो आती है और मंगल को देखती हो तो खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों मंगल का प्राण जो है वो सूख जाता है। आकर और मुस्कुराते हुए कहती है क्यों रिश्तेदार, मेरा ही इंतजार कर रहे हो ना, मुझे पता था आज मैं कैसी लग रही हूँ देखो। अब दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेती हूँ, कांपने लगता है और उसके बाद हाथ छुड़ाकर कहता है मुझे माफ़ कर दो। आपने जो भी कुछ किया है मुझे पता चल गया है, आपने जो भी कुछ किया बहुत सही किया था। लेकिन मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मैं बहुत भोला आदमी हूँ, मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं है। आपसे अगर बदतमीजी मैंने कुछ करी है, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया है तो मुझे माफ़ कर देना। अब दोस्तों ये बात वो सुनती है तो कहती है अच्छा तो आपको पता चल गया। उसके बाद वो रोने लगती है, कहती इसका मतलब अब तुम मुझसे दूर हो जाओगे। मैं सोचती थी कि तुम मुझे प्यार करते हो, मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी और आज मैं तुमसे कुछ और बातें करने आई थी। आप इस तरीके से बात कर रहे हो और आप कह भी रहे हो मैंने जो किया वो गलत नहीं किया, सही किया है। अब दोस्तों ये सारी बात जब सुनता है मंगल तो उसका दिल पसीज जाता है। उसकी आंखों में झांकता है, उसे सच में पता चलता है। उसे लग जाता है कि हाँ ये कैसी है, इसका दिल कैसा है। उसके बाद वो कहती है मुझे छोड़कर चले जाओगे, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ, अपनी जान दे दूँगी। वो कहता है कहाँ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और ये तो लोग कह रहे थे, मुझे डरा रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो। लेकिन दोस्तों वो वहीं पर शादी करने का वादा करता है। उससे लिपट कर फूट फूट कर रोती है, कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, शायद इसलिए मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। कहता उस वजह से नहीं,
मैं इस वजह से थोड़ा डर लग रहा था कि तुम्हारा कहते हैं डाकू के साथ उठना बैठना है, कहते ऐसा कुछ नहीं है। और जिन्हें लोग डाकू कहते हैं, खूंखार कहते हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। कहता है नहीं, मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मत मिलवाना। उसके बाद दोस्तों अब वो जो है शादी करने का फैसला करता है, लेकिन उसके ससुराल वाले भी, उसके घर वाले भी, ये सारे लोग खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन वो जो मैडम थी वाकई में वो मुलाकात करती हैं, उसे 4 बात समझाती हैं कि बेटा इसका दिल साफ है, अच्छी है, तुम्हें कुछ मदद की ज़रूरत है तो पैसे ले लो हमसे, ये तुम्हारे घर को संवार देगी, तुम्हारी ज़िंदगी बना देगी, बस तुम इसका हाथ थाम लो। दोस्तों वो प्यार करता ही था। वो कहता है मैडम मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन लोग पीछे पड़े हुए हैं। कहती है कि किसी से सब लोग अपना लेंगे अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, अच्छे से रहोगे तो। दोस्तों वो सुनीता से शादी करता है और उसके बाद उसे लेकर मुंबई चला जाता है। आज उनकी शादी को 17वां साल चल रहा है। मुंबई में रहते हैं और बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उनके 4 बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं और बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से लोगों ने सुनीता का बहिष्कार कर दिया था, क्या सुनीता ने कुछ गलत किया था? तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।